नमस्कार दोस्तों, आशा रखते हैं कि आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य प्रयत्न और एक आंतरिक प्रयत्न। हमने बाह्य प्रयत्न पे भी कुछ चर्चा की थी कि बाह्य प्रयत्न भी दो प्रकार का होता है। पहला हेडिंग लगाया था हमने बाह्य प्रयत्न, और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार से पढ़ा था हमने। एक तो पढ़ा था घोषत्व और एक पढ़ा था प्राणत्व। अब घोषत्व भी दो वाक्य थे हमने। घोषत्व का मतलब होता है गूंज या कंपन। इस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। एक किया था घोष वर्ण और इसी को कहते हैं सघोष वर्ण। एक पढ़ा था अघोष वर्ण। क्या होती है चर्चा की थी, एक बार फिर करते हैं। घोष वर्ण जिनमें कंपन होती है, इसमें कौन कौन से प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, य, र, ल और व, और उसके एक आता है और सभी स्वर कितने 11। ये कितने हो गए 15, ये कितने हो गए यहाँ पर 5, ये हो गए। कुल इनकी संख्या होती है 31। ये बात की थी। अघोष वर्णों की बात की थी, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आ गए तो यहाँ पर आ जाएगा पहला, दूसरा है वर्ण आ गए। उस में से तो बच गए 3 से, ये यहाँ जाएंगे। ये 10 और 3 कितने होंगे 13। इनकी कुल संख्या होती है 13। जिनके उच्चारण में घोष या कंपन होती है तो सघोष, जिनके उच्चारण में घोष या कंपन न हो उसे कहते हैं अघोष वर्ण। ये बात हमने पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व का, जब प्राणत्व के आधार पर बात की थी कि प्राणत्व होता क्या है। प्राणत्व का मतलब है हवा का तत्व, हवा का अंश। अब बात करें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा का कम या अधिक मात्रा में भार आता है, तो इस आधार पे इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। एक साथ पढ़ेंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम। प्राण का मतलब होता है हवा। परिभाषा बांधेंगे कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम मात्रा में हवा मुंह से बाहर आती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा का कम मात्रा में बाहर आना उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब होते कौन कौन से हैं तो बात करेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, विषम बोले तो 1, 3 और 5 वर्ण आते हैं या आता है। दूसरी बात, इसमें सभी अंतस्थ वर्ण, जैसे बात करें ये, रे, ल और व, यह आते हैं। और क्या आते हैं?
सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या कितनी? 11 होती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा का कम मात्रा में बाहर आना उसे अलग प्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का विषम 1, 3 और 5। जैसे बात को समझेंगे, कै, कै, गे, गे और अड़े, तो पहला, तीसरा और पांचवा, च, ज और ये, उसके बाद टे, डे, अणे, डैणे, ऐसी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा, पांचवा और पहला सभी 1, 3 और 5 आ जाएंगे। इसमें यह अलावा आ जाएंगे सभी। इनकी कुल संख्या, कुल संख्या की बात करें तो इनकी होती है कितनी? 30। कितनी होती है? 30 होती है। क्योंकि वहां पर तो प्रत्येक वर्ग के 3-3 तो थे, लेकिन है नहीं था, तो इसीलिए इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इसको नोट करो, नोट कर लो इन सभी को। उसके बाद हम बात करेंगे महाप्राण। इसमें थोड़ा, तो महा का मतलब होता है अधिक, बोले तो ज्यादा। देखो परिभाषा में बांधे अलग है नहीं, महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अलप प्राण वर्णों की तुलना में अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है। समझ में आ गई बात? कि अल्प वर्णों की तुलना में अधिक मात्रा हवा बाहर निकलती है। तो इनकी इस बात करें कौन कौन से होंगे? इसमें प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण आ गया 1, 3 और 5। इसमें कौन से आएंगे? इसमें 1 आ गया तो इसमें आ गया 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा बच्चे भी। तो कह सकते हैं सभी समवर्ण या प्रत्येक वर्ग के समवर्ण, प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, दूसरा और चौथा। ठीक है। और क्या आएंगे इसमें? सभी ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म। कितने? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है। बोले संख्या की बात करें कितनी हो जाएगी? 14। अलग प्राण की 30 और महाप्राण की 14, सघोष की 31, अघोष की 13। ये संख्या आपको याद रखनी है। तो प्राणत्व के आधार पे अलग प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने नोटबुक में घेर कर लीजिए। तो आगे चलेंगे तो हमने बाह्य प्रयत्न के आधार पर गोष्ठ और प्राणत्व, गोष्ठ 2 पढ़े, प्राणत्व 2 पढ़े, यानी कि हमने प्रयत्न के आधार पर एक प्रयत्न को पूरा कर लिया है। कौन से को? बाह्य प्रयत्न। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न? आंतरिक प्रयत्न। तो चलो हम चलते हैं आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न को हम 8 भागों में बांटेंगे, 8 प्रकार से पढ़ेंगे। तो नंबर 2 है हमारा आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक का मतलब होता है अंदरी अंदर, यानी कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो अंदर कोई भी प्रकार का प्रयत्न होता है, किसी प्रकार का कोई भी स्पर्श होता है, संघर्ष होता है, कर्षण होता है, कंपन होता है, या जिस प्रकार से कोई भी क्रिया अंदर अंदर घटित होती है, उस आधार पर हम आंतरिक प्रयत्न से कहते हैं। आंतरिक प्रयत्न में हम पहला लेंगे। आंतरिक प्रयत्न में पहला हमारा है स्पर्शी वर्ण या व्यंजन। पहले करेंगे स्पर्शी।
दोस्तों हमने पढ़ा था स्पर्शी का मतलब होता है छूना या स्पर्श करना। क्या होता है? छूना या स्पर्श करना। हमने स्पर्शी स्पर्श वर्णों की संख्या पढ़ी थी पीछे कितनी? 25। कितनी पढ़ी थी? 25। कितनी पढ़ी थी? 25 पढ़ी थी। और यहाँ पर हम स्पर्शी की बात करें तो स्पर्शी की परिभाषा देखो किस रूप में होगी। तो पढ़ेंगे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह के कोई दो अवयव ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह के कोई दो अवयव स्पर्श करते हैं और हवा बिना संघर्ष के सीधी मुंह से बाहर निकल जाती है उसे स्पर्शी वर्ण कहते हैं। दोस्तों बात करें स्पर्शी वर्णों की, बात करें कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आते हैं। समझ में आ गई बात? प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ण आते हैं, केवल च वर्ग को छोड़कर। किसको छोड़कर? च वर्ग। बात करें देखो क वर्ग के क, ख, ग और घ, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और थ, प, फ, ब और भ। दोस्तों ये है वो स्पर्शी वर्ग। इनकी संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। 6 वर्ग को छोड़कर। अब हम बात करेंगे नंबर 2 संघर्षी। इनमें क्या था? स्पर्श। इसमें क्या था? संघर्ष। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह के अंदर जो हवा है वो संघर्ष के रूप में बाहर आती है। क्या करके? संघर्ष करके या घर्षण करके। तो लिखेंगे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा घर्षण या संघर्ष के द्वारा बाहर निकलती है। इनकी बात करें संघर्षी में कौन से वर्ण होंगे? तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसमें दोस्तों होता है यानी कि सभी ऊष्म वर्ण शामिल होते हैं। कौन से वर्ण? ऊष्म। यानी कि बात करें सभी ऊष्म वर्ण कौन से? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों बात करें कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला जो हम करेंगे स्पर्शी और संघर्षी। स्पर्शी और संघर्षी।
आंतरिक प्रयत्न में पहला पढ़ा स्पर्शी, दूसरा संघर्षीय पढ़ेंगे। नंबर 3 स्पर्शी संघर्षीय, स्पर्शी और संघर्षीय। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक में स्पर्श होता है, एक में संघर्ष होता है, इसमें दोनों काम होते हैं, लेकिन स्पर्श का समय अधिक होता है। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ अंतिम रूप में आवाज संघर्ष के माध्यम से बाहर निकलती है, जिसे स्पर्श का समय अधिक होता है, उसे हम स्पर्शी संघर्षी कहते हैं। तो लिखो, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दो अवयवों के मध्य स्पर्श होता है और अंतिम रूप में हवा संघर्ष या घर्षण के द्वारा बाहर निकलती है। इसमें स्पर्श का समय अधिक होता है। बात करें कि कौन कौन से वर्ण होंगे, इसमें च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आते हैं। जैसे बात करें च, छ, ज और छ, यह स्पर्शी और संघर्षी, इसमें आते हैं 4। दोस्तों अगला जो हम करेंगे अब वो पढ़ेंगे नासिक के वर्ण। कौन से वर्ण होंगे? नंबर 4 नासिक के वर्ण, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ज्यादातर समय नाक के माध्यम से होता है या उच्चारण में हवा नाक के माध्यम से बाहर आती है, जो नासिक के वर्ण कहते हैं। इसमें होते हैं दोस्तों, इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग, प्रत्येक वर्ग का 5वां। कौन कौन से होते हैं? अड़े ये अणे नम, अड़े ये अणनम। दोस्तों ये होते हैं वो नासिक के वर्ण। हम नंबर 5 पढ़ेंगे परकंपित वर्ण। परकंपित, कंपन के ऊपर कंपन। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा 2-3 बार क्या करती है? कंपन करती है, और ऐसे लगता है कि वो वर्ण है वो अपंग सा हो गया, कि बार बार जीव्या करती है तो वो लुंठित सा हो गया। इसीलिए इसे परकंपित को ही हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करे, उसे परकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। इसमें क्या होता है? केवल और केवल एक वर्ण आता है, रे वर्ण। केवल रे वर्ण होता है, उसे ही हम परकंपित और लुंठित वर्ण
कहते हैं। दोस्तों अगला 6 नंबर हम पढ़ेंगे, वो है हमारा पार्श्विक वर्ण। 6 नंबर कौन सा है? पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक का मतलब होता है, ये पार्श्व शब्द से बना है, और पार्श्व का मतलब होता है बगल या अगल बगल बोलते, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों सिरों से या उसके अगल बगल से होकर गुजर जाती है, निकल जाती है, और जीभ थोड़ी फैलाव कर लेती है, तो इसीलिए इसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। यानी कि हवा का जीभ के अगल बगल से होकर गुजरना, ठीक है। इसमें केवल एक वर्ण आता है लय वर्ण, और लय वर्ण है वो पार्श्विक वर्ण कहलाता है, ठीक है। आप समझ गए होगी बात को। प्रकंपित में केवल र और पार्श्विक में केवल लय वर्ण आता है। उसके बाद नंबर 7 हम बात करेंगे, वो है हमारा उत्तक्षिप्त वर्ण। कौन सा वर्ण होगा? नंबर 7 उत्तक्षिप्त। उत्तक्षिप्त वर्णों को ही हम कहते हैं ताड़न जात। कौन से वर्ण? ताड़न जात। इसी हम फेंके हुए वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंके हुए वर्ण। क्यों कहते हैं ऐसा? कि दोस्तों क्या होता है कि इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं, जिह्वा की नोक आगे से उठ जाती है, और जब अंतिम समय में उच्चारण अंतिम रूप में होता है तो झटके से नीचे गिरती है, तो ऐसे लगता है मानो वर्ण का फेंक कर उच्चारण किया है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं उत्तक्षिप्त या ताड़न जात वर्ण, फेंके हुए वर्ण। परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक आगे से उठती है और उच्चारण के अंतिम समय में झटके से नीचे गिरती है, उसे हम कहते हैं उत्तक्षिप्त या ताड़न जात। इसमें दोस्तों 2 वर्ण होते हैं, एक तो होता है हमारा डे और एक होता है ढे। इसके नीचे इस बिंदी का बड़ा महत्व है। यदि हम इसको लिखेंगे ऐसे वर्ण के हिसाब से तो ये नहीं है, बिंदी लगने से ही ये क्या बनते हैं? ताड़न जात बनते हैं। इसे ही हम आगत वर्ण भी कहते हैं। ये उर्दू के हैं। किसके हैं ये? उर्दू के। उसको बात करें। उसके बाद सॉरी उर्दू के नहीं है, सॉरी उर्दू के वो होगा नुक्ता चिन्ह, सॉरी नुक्ता चिन्ह, ठीक है। ये द्वित्व वर्ण है। क्या है? द्विगुण वर्ण। कौन से वर्ण है ये? फारसी के नहीं, सॉरी ये है द्विगुण वर्ण। 2 गुण हैं। एक तो ये टैवर के साथ चलते हैं, डेड और एक डेड, इसी का ही 2 रूप हो गए, तो द्विगुण। 2 गुण इनके पास, इन्हें द्विगुण वर्ण कहेंगे। अगला जो हमारा होगा नंबर 8 है, वो होगा संघर्षहीन वर्ण। कौन से वर्ण? संघर्षहीन वर्ण। संघर्षहीन, हीन का मतलब न होना, कम होना, संघर्ष न होना। ऐसे वर्ण जिनमें संघर्ष न हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों के जैसे हो, उसे हम संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। इनमें दोस्तों कौन से वर्ण आएंगे? यह आएगा और वह आएगा, इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि चारों दे दे एक साथ ऑप्शन में, 2 ये दे दे, तो दोस्तों इसे माना जाएगा। मूल में ये और वह अर्ध स्वर है, ये संघर्षहीन वर्ण है। तो दोस्तों हमने आंतरिक प्रयत्न में ये 8 प्रकार पढ़े हैं। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिके, उसके बाद हमने पढ़ा परकंपित, पार्श्विक, उत्तक्षिप्त, और फिर पढ़ा हमने संघर्षित। दोस्तों आज हमने वर्ण विचार पर थोड़ी पूर्णता को प्राप्त कर दिया है, और कल जो हमारा बिंदु होगा वो इस वर्णों के बाद कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। पहले
या फिर ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आगे जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संधि। और संधि है वो शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी टॉपिक है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर प्रतियोगी के पास मेरा ये संधि का टॉपिक जाए और मेरा वर्ण विचार जाए। दोस्तों यदि संधि को आप कठिन समझ रहे हो तो संधि कठिन नहीं है, संधि इतनी आसान है कि आपके इसके दिमाग में भर देंगे आराम से। आप खुद संधि तोड़ना, संधि जोड़ना, सारे काम करने सीख जाओगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।